हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करवाए, जो मैंने टिक करके रखे हुए थे। मैंने सब वो अच्छे अच्छे आपको प्रॉब्लम्स करवाए, और मैंने ये भी सिखाया कि कैसे आप फार्मूला का यूज़ करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो। और एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पे हम लोग का 3 लेक्चर बना था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। पार्ट 3 में खाली मैंने प्रॉब्लम्स करवाए। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस लेक्चर को देख लीजिए, ताकि आपके एडजॉइंट इन्वर्स का मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, यानी कैसे हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स का यूज़ करके। तो आज हम लोग को यही टॉपिक पढ़ना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैंने हेडिंग डाल दिया, आप भी हेडिंग लगा लीजिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आप आज अपने वीडियो की ओर। तो हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए बच्चों, दो तरह की सिस्टम होती है लीनियर इक्वेशंस की। एक होती है कंसिस्टेंट सिस्टम और एक होती है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होती है? जैसे कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपके पास मतलब कुछ लीनियर इक्वेशन दिए गए हों, जिन्हें आप अगर सॉल्व करो तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन अगर आता है तो वैसे सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलते हैं। या फिर अगर आप उसे सॉल्व करो तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आए तब भी उसे कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। यानी ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिनका कुछ सॉल्यूशंस आए, वैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। सिस्टम कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि मान लीजिए आपके पास 2-3 लीनियर इक्वेशन दिया गया है, उन्हें मैं आपस में सॉल्व करूँ, उन्हें मैं अगर आपस में सॉल्व कर लूँ, मतलब 2-3 लीनियर इक्वेशन, अगर 2 लीनियर इक्वेशंस है तो 2 वेरिएबल में होंगे, 3 लीनियर इक्वेशंस है तो 3 वेरिएबल में होंगे। जितने मतलब लीनियर इक्वेशंस होंगे उतना ही वेरिएबल भी होता है। तो अगर आपके पास मान लीजिए 3 लीनियर इक्वेशंस है 3 वेरिएबल में, तो अगर मैं उनको आपस में सॉल्व कर लूँ और मेरे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, तो वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। या फिर कुछ ऐसे भी लीनियर इक्वेशंस होते हैं जिनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो वैसे सॉल्यूशंस को भी कंसिस्टेंट बोलते हैं। कि कंसिस्टेंट मैंने आपको बताया कि अगर वैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो तो वो कंसिस्टेंट होता है। तो चाहे एक सॉल्यूशन आए चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आए, वो दोनों कंसिस्टेंट सिस्टम में आएंगे। और एक कुछ ऐसे भी लीनियर इक्वेशंस होते हैं कि जिनको अगर मैं सॉल्व करूं तो उनमें कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। ठीक है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। तो वैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका कोई सॉल्यूशन ना आए उनको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको डेफिनेशन में मैंने आपको अच्छी तरह से जितना हो सकता था वो समझा दिया। आप एक बार डेफिनेशन भी लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। पहला है आपका कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यही डेफिनेशन है, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस is said to be consistent. A system of linear equations is said to be consistent if it has one or more solutions. तो मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखवा दिया है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, कि अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ़ इट हैज़ वन और मोर सॉल्यूशंस। यानी एक लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को कंसिस्टेंट तब कहा जाता है जब उसका एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को तभी कंसिस्टेंट कहा जाता है जब उसका एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो। अब मैं यहाँ, ये तो आपका फर्स्ट हुआ। अब मैं आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो उसमें भी यही है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या फिर अ सिस्टम, यहाँ पे आप लिख लीजिए इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस
इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इसका डेफिनेशन है अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, a system of linear equations is said to be inconsistent if it has no solution, अगर उसका कोई भी solution ना हो, if it has no solution, अगर उसका कोई सॉल्यूशन ना हो तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट कहा जाता है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, तो चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किसको कहते हैं। अब जैसे हम लोग कुछ इक्वेशंस को कंसिडर करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस कंसिडर करता हूँ, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, आप देख सकते हैं, क्योंकि x का जो पावर है वो क्या है 1 है, y का जो पावर है वो क्या है 1 है, z का जो पावर है वो क्या है 1 है। तो ये जो हम लोग का एक्सप्रेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन है, और इस लीनियर इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं, x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, z भी एक वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक, और d1 यहाँ पे कांस्टेंट है। ऐसे ही मेरे पास 2 और लीनियर इक्वेशंस हैं जो कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये मेरे पास ये मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिसमें मेरे पास 3 लीनियर इक्वेशंस हैं और तीनों में 3 वेरिएबल्स हैं x y z, और यहाँ पे d1 d2 d3 3 कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, d1 d2 d3 क्या है 3 कांस्टेंट्स हैं। अब मान लीजिए मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, मान लीजिए मेरे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है जो कि ऐसे है a1 b1 c1 फर्स्ट रो में है, जिसके a1 b1 c1 फर्स्ट रो में है, a2 b2 c2 सेकेंड रो में है, यहाँ पे a2 b2 c2 है, और a3 b3 c3 थर्ड रो में है, a3 b3 c3 थर्ड रो में है। और मेरे पास एक और मैट्रिक्स है कैपिटल X से मैं जिसको डिनोट कर रहा हूँ, उसमें ये x y और z है, और ये इसी मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें x y z 3 एलिमेंट्स हैं, और इस मैट्रिक्स मतलब इसी ऑर्डर में है, यानी इसमें क्या है ना 3 रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को इसी ऑर्डर में लिखना है कि इसमें 3 रो है और एक कॉलम है, यानी मतलब वर्टिकल में लिखना है इस मैट्रिक्स को। और मेरे पास एक और मैट्रिक्स मान लीजिए कैपिटल बी है। ठीक है, मेरे पास एक और मैट्रिक्स कैपिटल बी है जिसमें d1 d2 d3 है, और उसमें भी यही ऑर्डर में लिखना है हमको कि इसमें भी 3 रो है और एक कॉलम्स है। ठीक है, 3 रो है और एक कॉलम है, इसी ऑर्डर में वर्टिकल ऑर्डर में मुझे लिखना है। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जो ऊपर में आपको दिख रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूँ तो मैं इन तीनों मैट्रिक्स के अगर फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ax इज इक्वल टू b। अब बुक में तो डायरेक्ट लिखा होता है कि x इज इक्वल टू b के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे उसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि x इज इक्वल टू b के फॉर्म में इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे a मैट्रिक्स लिखूँ जो मैंने a1 b1 c1 लिया था, और यहाँ पे a2 b2 c2 लिया है, और यहाँ पे a3 b3 और c3 लिया है, और यहाँ पे मेरे पास जो x मैट्रिक्स था वो x y z था। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो x मैट्रिक्स है वो x y z है। ठीक है, अब अगर मैं ये मेरे पास क्या हो गया LHS हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आप देख सकते हो कैसे मल्टीप्लाई होगा। इसका मैं फर्स्ट रो लूँगा, इसका फर्स्ट कॉलम तो a1x हो जाएगा, ठीक है, प्लस b1y हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस c1z हो जाएगा। ठीक, देख सकते हो। और फिर आप यहाँ पे ये भी चीज़ देख लीजिए कि जो a मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए, ये जो मैट्रिक्स है ना x मैट्रिक्स, इसमें क्या है 3 रो है और एक कॉलम है, तो 3 into 1 ऑर्डर है। इसका अगर हम लोग देखें तो 3 into 3 ऑर्डर है, 3 रो है और 3 कॉलम्स हैं।
तो इसका 3 और इसका 3 इक्वल हो जाएगा, यानी आने वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 1 होगा, यानी इसमें 3 रो होगा, 1 कॉलम होगा, यानी इसी तरह का कोई मैट्रिक्स होगा आने वाला। ठीक है, आने वाला जो मैट्रिक्स है वो भी कोई इसी तरह का मैट्रिक्स होगा, उसका भी ऑर्डर इसी तरह का होगा, वर्टिकल में लिखा होगा। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, 3 रो होने वाला है और 1 कॉलम होने वाला है। तो फर्स्ट एलिमेंट तो हो गया मेरे पास। जो आने वाला मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3 रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 रो आ जाएगा और 1 कॉलम आ जाएगा। ठीक, तो ये मेरा पहला एलिमेंट तो हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैंने ले लिया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लूँगा क्योंकि इसमें एक ही कॉलम ही है, तो a2x + b2y + c2z हो जाएगा। तो यहाँ पे a2x हो गया प्लस b2y हो गया प्लस c2z हो गया। फिर यहाँ पे मैं थर्ड रो ये कॉलम फर्स्ट कॉलम लूँगा, a3x + b3y + c3z हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ a3x + b3y + यहाँ पे c3z हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब आप देख सकते हैं मैं इधर मैंने बी मैट्रिक्स इधर लिखना भूल गया था मैं, इसको LHS आप हटा दीजिए। बी मैट्रिक्स जो इधर था वो मेरे पास मैंने क्या लिया था, D1 D2 और D3 लिया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे भी मैं D1 D2 और D3 लिख लेता हूँ। अब देखिए ये मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं। ठीक है, और दोनों का ऑर्डर सेम है। इसमें भी 3 रो है, तो आप देख सकते हो इसमें भी क्या है, 3 रो है और 1 कॉलम है, इसमें भी 3 रो है और 1 कॉलम है। दोनों कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं और दोनों आपस में इक्वल भी हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगर इक्वल होंगे तो आप देख सकते हो a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। और यही यहाँ पे इक्वेशंस भी हैं, आप देख सकते हो a1x + b1y + c1z d1, और वही दोनों इक्वेशंस हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हम ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिसमें 3 इक्वेशन दिए गए हैं, उसको हम लोग अगर एक मैट्रिक्स A मान ले, जिसमें हम लोग एंट्रीज को इस तरह से अरेंज करें कि ये a1 b1 c1 जो है इसके फर्स्ट रो में आ जाएगा, ये a2 b2 c2 जो इसके सेकंड रो में आ जाएगा, और ये a3 b3 c3 इसके थर्ड रो में आ जाएगा। और अगर मैं x एक मैट्रिक्स ले लूँ जिसमें मैं उन वेरिएबल्स को अरेंज करूँ वर्टिकल वाइज, ठीक है, इसी तरीके से अगर उनको अरेंज करूँ x y z, और फिर मैं एक मैट्रिक्स B ले लूँ जिसमें मैं इन कॉन्स्टेंट्स को अरेंज करूँ इसी वर्टिकल वाइज ऑर्डर में d1 d2 d3, तो मैं इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को Ax = कि B के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। और मैंने उसको आपको दिखा भी दिया कि जब मैंने उसको सॉल्व किया x = B में, तो वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गया। तो हम लोग Ax = B के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास 3 केसेस यहाँ पे अराइज होती है, मैं वो आपको केसेस बतला देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 3 केसेस अराइज होती हैं। केस 1, ठीक है, अब केस 1 जो है कि जैसे हम उस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को Ax = B के फॉर्म में लिख सकते थे। अब केस 1 मेरे पास ये है कि अगर आपका जो मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका डिटर्मिनांट सॉल्व करूँ तो डिटर्मिनांट नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक ना, केस 1 यही है मेरे पास कि व्हेन डिटर्मिनांट जो हो वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, अगर उस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनांट निकाले, यानी डिटर्मिनांट का वैल्यू निकाले, तो मान लीजिए वो 0 के इक्वल ना है, यानी ए जो क्या हो वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। और अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। सो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ए इन्वर्स जो होगा ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उस केस में अगर मैं दोनों तरफ मतलब आगे में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ए इन्वर्स ब्रैकेट में Ax = ए इन्वर्स B, मैं इधर भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों साइड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं एसोसिएटिव लॉ लगाऊँ, ए इन्वर्स A को ब्रैकेट में कर दूँ, बाहर x ले लूँ और यहाँ पे ए इन्वर्स B ले लूँ। अब किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, I × x x ही हो जाएगा, तो x = ए इन्वर्स B हो गया। तो ये मेरे पास वो सॉल्यूशन हुआ कि x जो मैट्रिक्स था हम लोग का जिसमें वेरिएबल्स x y z, उनको मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि x = ए इन्वर्स B। ठीक है, तो देखिए ये एक तरीका हुआ इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करने का, कि x जो मैट्रिक्स है जिसमें वेरिएबल्स है मेरे पास = ए इन्वर्स B आ गया। अब a तो मैट्रिक्स हमको पता है, ठीक है, B मैट्रिक्स भी हमको पता है, तो मैं ए इन्वर्स भी निकाल लूँगा, तो मेरे पास ये RHS वाला जो टर्म है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर मैं दोनों को कंपेयर करके x y z का वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, तो एक इस तरह से हम लोग इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा ना कि आप जान रहे हो कि ए इन्वर्स क्या है, यूनिक है।
हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, यूनिक होता है। मैंने यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स वाला थ्योरम पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में, उसी के बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वो यूनिक होता है। तो यहाँ पे जो x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी जो आ रहा है, तो ये यहाँ पे जो वेरिएबल्स का जो वैल्यूज आ रहा है वो यूनिक है। तो यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई जेड का एक यूनिक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए इस पार्टिकुलर केस में हम लोग का जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस केस में ना सिंस ए इनवर्स यूनिक होता है तो गिवन सिस्टम जो है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि व्हेन, जब डिटर्मिनांट ए नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, इन दैट केस द गिवन सिस्टम इज, इन दैट केस द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट हो जाता है। द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, एंड इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अब एक यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो कंसिस्टेंट ही होगा। द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो केस 2 बच्चों हम लोग के पास ये है कि, अब लिख लीजिए यहाँ पे, मैं केस 2 लिखवाने जा रहा हूँ। तो केस 2 में मेरे पास क्या है ना कि ये जो डिटर्मिनांट है, व्हेन ये जो डिटर्मिनांट है इसका वैल्यू क्या हो, 0 हो, ठीक है। इस केस में क्या है ना, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिटर्मिनांट अगर 0 हो गया तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो व्हेन डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है। मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी डिटर्मिनांट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। और इस केस में जो है हम लोग का वो डिटर्मिनांट अगर 0 होता है, और एक और इसमें कंडीशन होता है कि अगर डिटर्मिनांट 0 हो और साथ में क्या हो कि एडजॉइंट ए इंटू बी जो हो वो क्या हो ना, एडजॉइंट ए इंटू बी क्या हो, वो नल मैट्रिक्स के इक्वल ना हो, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन आप देख लीजिए, यहाँ पे दो कंडीशन है कि अगर डिटर्मिनांट ए का वैल्यू, मैं आपको बतला देता हूँ, यहाँ पे दो कंडीशन है कि अगर डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 0 हो और उसके साथ साथ क्या हो, एडजॉइंट ए इंटू बी एक नल मैट्रिक्स ना आए, नॉट इक्वल टू, यानी एक नल मैट्रिक्स ना आए, ठीक है। तो केस 2 में मेरे पास दो कंडीशन है एक साथ दिया हुआ कि अगर डिटर्मिनांट ए का वैल्यू क्या हो, 0 हो सॉल्व करने पे, और एडजॉइंट ए इंटू बी करने पे एक नल मैट्रिक्स ना आए, नॉट इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स, तो उस केस में क्या होता है ना, देन द गिवन सिस्टम, जो गिवन सिस्टम है मेरे पास, देन द गिवन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। तो गिवन सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, हैज़ नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अब जहाँ मैंने आपको बतलाया है कि अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो उस सिस्टम को इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे गिवन सिस्टम में नो सॉल्यूशन है एंड हेंस हम लोग कह सकते हैं इट इज़ इनकंसिस्टेंट, एंड हिंस इट इज़ इनकंसिस्टेंट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, एंड हिंस इट इज़, सॉरी यहाँ पे इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, एंड हिंस इट इज़ इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब केस थर्ड में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो केस थर्ड में यहाँ पे मेरा ये लिखा हुआ है कि केस थर्ड में क्या है ना, केस थर्ड में भी क्या होता है कि डिटर्मिनांट ए का वैल्यू तो 0 हो, ठीक है, डिटर्मिनांट ए तो 0 ही हो, एंड ये जो यहाँ पे कंडीशन था वो क्या था, एडजॉइंट ए इंटू बी जो हो वो एक नल मैट्रिक्स ना आए, यानी नॉट इक्वल टू ओ हो, ना एक नल मैट्रिक्स ना आए। और यहाँ पे इसका उल्टा है कि एडजॉइंट ए इंटू बी जो हो वो क्या आ जाए, एक नल मैट्रिक्स आ जाए। यहाँ पे क्या है ना, थर्ड केस में क्या है कि डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 0 आ जाए और एडजॉइंट ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट हो वो एक नल मैट्रिक्स आ जाए। ये 0 नहीं है, ये ओ है, नल मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ओ से, तो एक नल मैट्रिक्स आ जाए। तो इस केस में क्या होता है कि गिवन सिस्टम का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। इन दिस केस,
the given system has infinitely many solutions, has infinitely many solutions, has infinitely many solutions, has infinitely many solutions। और मैंने आपको बतलाया है कि अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एक या उससे ज़्यादा सॉल्यूशन हो तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है। तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, हिंस इट इज़ कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, हिंस इट इज़ कंसिस्टेंट। तो हिंस इट इज़ वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ये हम लोग का ये कॉन्सेप्ट था, बस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बस हम लोग का इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि यूज़ मैट्रिक्स मेथड, यानी आपको मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके, यानी यही जो मैट्रिक्स मेथड होता है जो मैंने आपको बतलाया AX = B या फिर एडजॉइंट वाला, ये सब जो भी मैंने आपको बतलाया है वो मैट्रिक्स मेथड कहलाता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो ये मेरा मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके हम लोगों को शो करना है कि फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यूज़ मैट्रिक्स मेथड टू शो डैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। यानी मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके हमको शो करना है कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल में दिया गया है, इसको हम लोग को इनकंसिस्टेंट प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से प्रूफ हो जाएगा। हम लोग वैसे ही चलेंगे कि हम लोग जैसे मानते थे कि लेट A मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं 3। यहाँ पे देखिए y का कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो 3 -1। z का कोएफिशिएंट क्या है, 2। फिर यहाँ पे देखिए ये तो फर्स्ट रो का हो गया। उसके बाद आप सेकंड रो में देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 1 है और z का कोएफिशिएंट 3 है। फिर इसमें आप देख सकते हैं थर्ड मतलब कि जो इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट -2 है, z का कोएफिशिएंट -1 है। ये मेरे पास A मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद जो वेरिएबल वाला मेरा मैट्रिक्स होता है x मैट्रिक्स, उसको हम लोग क्या लेते हैं, वर्टिकल में x y z ले लेते हैं। ठीक है, x y z ले लेते हैं। ये मेरे पास x मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हम लोग का जो B मैट्रिक्स होता है, आप लोग जानते हैं जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स होता है, उसमें हम लोग कांस्टेंट को अरेंज कर देते हैं वर्टिकल ऑर्डर में। आप देख सकते हो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 3 5 1 है, तो मैंने 3 5 1 अरेंज कर दिया वर्टिकल ऑर्डर में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है ना कि मुझे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट प्रूव करना है। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट है तो आप खुद बतलाइए। मैंने आपको इनकंसिस्टेंट का मतलब कि लिखवाया था कि इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन चाहिए। तो इनकंसिस्टेंट में ये कंडीशन था कि डिटर्मिनेंट A = 0 आ रहा था और एडजॉइंट A × B नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ रहा था। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मैं एक बार कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिटर्मिनेंट A = 0 आना चाहिए एंड साथ में क्या आना चाहिए, साथ में एडजॉइंट A × B जो हो वो एक नल मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए। इस केस में सॉल्यूशन का मतलब कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है और वो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग को यही अब प्रूव करना है। तो चलिए डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट में 3 -1 2, फिर यहाँ पे 2 1 3, फिर यहाँ पे 1 -2 -1। देखिए बच्चों, तो मैं आपको यहाँ पे बतला देना चाहता हूँ कि डिटर्मिनेंट को ना मतलब कि थोड़ा शॉर्टकट से भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें तो थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन चूंकि मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नहीं, मैंने अभी तक प्रॉपर्टीज़ पे वीडियो नहीं बनाया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पे, तो इसलिए मैं आपको मतलब जो लॉन्ग मेथड है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का, वही से मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको मतलब किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकता हूँ, तो अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करूं, चलिए मैं इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करता हूं। तो 3 इंटू इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 × 1 + 1 2, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। और इसका माइनर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो, तो ये रो गायब हो जाएगा, ये कॉलम गायब हो जाएगा। 1 × -1 -1 और -2 × 3 तो -6, तो यहाँ पे +6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, तो आप दिस एलिमेंट देख सकते हो इंटू इसका कोफैक्टर में देखिए -1 का पावर, ये दूसरा रो और पहला कॉलम में है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर मैं माइनर यहाँ पे देखूँ तो आप देख सकते हो
कि क्या हो जाएगा, ये रो गायब हो जाएगा और ये कॉलम गायब हो जाएगा। -1 इंटू -1 यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस, ये रो और ये कॉलम गायब हो गया था, तो -1 इंटू -1 तो 1 हो गया, माइनस -4 हो जाएगा, तो ये 1 + 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, ये जो एलिमेंट है दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर दिस एलिमेंट, और इसमें -1 का पावर ये क्या हो जाएगा, थर्ड जो फर्स्ट कॉलम है 3 + 1 4 हो जाएगा। और अगर मैं मल्टीप्लाई में इसका माइनर करूं तो आप देख सकते हो कि ये मतलब कि ये जिस रो कॉलम है वो गायब हो जाएगा, तो ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम गायब हो जाएगा, -3 -2 यानी -5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए इस डिटर्मिनेंट ए के वैल्यू को। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है। 3 है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 - 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 है और यहाँ पे -1 का क्यूब तो -1 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। ठीक है, +1 इंटू ये भी 1 हो जाएगा, ये तो -5 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 5 जा 15 और +2 5 जा 10, यहाँ पे -10 हो जाएगा, यहाँ पे भी -5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 15 हो जाएगा, -10 -5 -15 यानी ये 0 आ गया, यानी डिटर्मिनेंट ये जो है मेरे पास वो 0 आ गया। तो चलिए मेरे पास एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड है कि डिटर्मिनेंट ये जो है अपना वो 0 आ चुका है। अब हम लोग को ये प्रूव करना है कि एडजॉइंट ए इंटू बी जो हो वो एक नल मैट्रिक्स ना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि एक बार मैं ए मैट्रिक्स वापस से यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या था। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे दिया गया है 3 - 1 2, फिर यहाँ पे है 2 1 3 और यहाँ पे है 1 - 2 और यहाँ पे है -1। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। अब मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी का प्रोडक्ट निकालना है और उसको ये शो करना है कि वो एक नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो एडजॉइंट ए निकालने के मुझे सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। C11 मैं थोड़ा यहाँ पे जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोफैक्टर आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं जल्दी सॉल्व करूँगा। ठीक है, अगर आपको कोफैक्टर निकालना नहीं आता है, डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता है, तो प्लीज़ हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखिए डिटर्मिनेंट इंट्रोडक्शन का। तो अगर मैं यहाँ पे वो डिटर्मिनेंट इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है वो डिटर्मिनेंट के प्लेलिस्ट में, वो एक अलग प्लेलिस्ट में रखा गया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोफैक्टर निकालूँ C11 तो -1 का पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। और देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल कि ये और ये गायब हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा और -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे -6 तो +6 हो जाएगा, तो ये -1 का स्क्वायर आप देख सकते हो 1 ही होगा, 6 - 1 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं C12 निकालूँ तो -1 का 1 + 2 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉलम गायब हो जाएगा, तो -2 - 3 -5 हो जाएगा, माइनस प्लस यानी 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं C13 निकालूँ, -1 का पावर 1 + 3 4 हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड कॉलम गायब हो जाएगा, -2 -4 -1 यानी -5 हो जाएगा। और ये तो -1 का पावर 4 1 हो जाएगा, तो ये तो -5 ही हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे C21 निकालूँ जो कि -1 का पावर 2 + 1 3 होता है। अब सेकंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम अगर मैं गायब करता हूँ तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, -4 हो जाएगा, तो 1 + 4 5 हो जाएगा, ये -5 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं C22 यहाँ पे निकालता हूँ तो ये -1 का पावर 2 + 2 4 होता है। अगर मैं सेकंड कॉलम गायब करता हूँ तो -3 -2 तो -5 हो जाएगा यहाँ पे, और तो ये -5 ही आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे C23 निकालता हूँ, -1 का पावर 2 + 3 5 होता है। और यहाँ पे अगर बच्चों आपको फास्ट लग रहा है तो आई एम रियली सॉरी, अगर मैं ये सब में अगर काफ़ी टाइम लूँ सॉल्व करने में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने हैं आपको, तो वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं बार आपको कह रहा हूँ कि आप पहले खुद से पॉज करके वीडियो को अगर पॉज कर सकते हैं आप, और फिर अपने से भी आप निकालने का कोशिश करिए, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का कोशिश करिए, एडजॉइंट निकालने का कोशिश करिए, क्योंकि वो सब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूँ। तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, फिर वीडियो को देखिए। ठीक है, तो C23 में अगर मैं निकालूँ तो -1 का पावर 2 + 3 5 हो जाएगा, और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम गायब हो जाएगा, तो -6 अब +1 हो जाएगा यहाँ पे, तो -6 + 1 हो जाएगा, तो -6 + 1 हो गया आपका कितना, -5 हो गया, और यहाँ पे -1 तो यहाँ पे 5 हो गया। उसके बाद अगर मैं C31 निकालूँ, -1 का पावर 3 + 1 यानी 4 हो गया। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गायब हो जाएगा, -3 - 2 यानी -5 हो जाएगा, तो ये तो -5 ही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा था। C32 अगर मैं निकालूँ तो -1 का पावर 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा। और थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 9 - 4 यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं C33 निकालूँ, -1 का पावर 3 + 3 यानी 6 होता है। थर्ड कॉलम गायब हो जाएगा, तो 3 - -2 3 + 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्या निकाल लूँ, एडजॉइंट ए निकाल लूँ,
अब देख सकते हो यहाँ पे किनारे में उतना साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। एडजॉइंट अगर मैं निकालूँ तो सभी एलिमेंट्स का मैं को फैक्टर रख दूंगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी -5 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे क्या है C31 के पोजीशन पे है -5, यहाँ पे भी है -5, यहाँ पे 5 है। इसका मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, तो आप देख सकते हो कि ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये 5 5 -5 हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो -5 -5 5 हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -5 -5 5। ये आपका एडजॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ए हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ए। ठीक, तो हम लोग को क्या मतलब निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है ना मुझे, और शो करना है कि ये एक नल मैट्रिक्स ना हो। ठीक है, अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं होगा तो उस केस में जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एडजॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है, 5 -5 -5, फिर यहाँ पे भी आ रहा है 5 -5 -5, फिर यहाँ पे भी आ रहा है -5 5 5। ये एडजॉइंट आया मेरे पास। और बी मैट्रिक्स मेरे पास अगर आप देखो यहाँ पे, तो सॉरी, बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ रहा था, 3 5 1 आ रहा था, 3 5 1 आ रहा था बी मैट्रिक्स। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो अब अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो जल्दी से मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ रफ में। ठीक है, जल्दी से मैं यहाँ पे रफ में आपको सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए मैं जल्दी इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम लोग लेंगे, तो अगर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेता हूँ तो 5 3 जा 15 -25 अब -5, तो 15 -25 -5 तो 15 -30 तो -15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लेता हूँ तो 15 -25 -5 तो वही बात हो गया, 15 -25 15 -25 -5 तो 15 -30 यहाँ पे भी -15 हो गया। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ले लेता हूँ तो -15 +25 +5 तो -15 +30 यानी 15 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास वो मैट्रिक्स आ रहा है एडजॉइंट ए इंटू बी, जो कि जाहिर सी बात है नॉट इक्वल टू एक नल मैट्रिक्स नहीं है। तो चूंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, आप मतलब नीचे लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि सिंस एडजॉइंट ए इंटू बी जो है वो एक नल मैट्रिक्स नहीं है, नॉट इक्वल टू, वो नल मैट्रिक्स नहीं है, और डिटर्मिनेंट ए जो है वो इज इक्वल टू 0, वो 0 आ रहा है। देयरफॉर, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर द गिवन सिस्टम। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे, देयरफॉर द गिवन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिएगा, देयरफॉर द गिवन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन एंड हेंस इट इज़ इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एंड हेंस इट इज़ जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। हेंस इट इज़ इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग को ये क्वेश्चन कंसिडर करना है। इस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि यूजिंग मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस का यूज़ करके सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, मैट्रिसेस मेथड का यूज़ करके हम लोग को इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन CBSE 2006 में पूछा गया था। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो देखिए वही काम करना है। लेट आप मान लीजिएगा कि मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स दिया गया है। अब ए मैट्रिक्स तो आपको लिखने आ ही गया होगा, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट रोज में आ जाएंगे सीधा सीधी, तो 3 4 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, एक्स यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाता हूँ ताकि आपको मतलब किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न ना हो। एक्स यहाँ पे अब नहीं है, तो एक्स यहाँ पे अगर है ही नहीं तो एक्स का कोएफिशिएंट 0 मान लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ये तो लिख ही सकता हूँ 0x + 2y। ठीक है, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाई विद 0 तो इज 0, तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है क्योंकि एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, जेड का कोएफिशिएंट -3 है, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट -2 है, जेड का कोएफिशिएंट 6 है। तो ये हो गया मेरे पास। उसके बाद आप वही बात है कि अगर आप एक्स मैट्रिक्स निकालते हो, जो कि मेरे पास वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है, तो उसमें हम लोग एक्स वाई जेड को अरेंज करते हैं वर्टिकल वाइज। फिर उसके बाद मेरे पास एक कांस्टेंट का मैट्रिक्स होता है जिसको मैं बी मैट्रिक्स कहता हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ, इन ये जो कांस्टेंट्स है मेरे पास उनको वर्टिकली अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 8 3 हो गया हम लोग का, और ये
तो देख सकते हो बच्चों, ये मेरे पास मैट्रिक्स बी हो गया जिसमें मैंने कॉन्स्टेंट्स को वर्टिकली अरेंज कर दिया है 8 3 -2। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे डिटर्मिनांट निकाल लेता हूँ। डिटर्मिनांट आप हर बार निकाल लेना ये चेक करने के लिए कि मैट्रिक्स आपका किस तरह का मैट्रिक्स है, कैसा सॉल्यूशन आने वाला है। तो नाउ अगर मैं डिटर्मिनांट यहाँ पे निकालूँ तो डिटर्मिनांट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 4 2 आ जाएगा, 0 2 -3 आ जाएगा, 1 -2 6 हो जाएगा। अब देखिए डिटर्मिनांट को उस रो या कॉलम से एक्सपेंड करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है जिसमें जीरो हो, तो मैं फर्स्ट कॉलम से यहाँ पे एक्सपेंड कर देता हूँ। आपको फ़ायदा अभी दिखा देता हूँ कि फ़ायदा क्या होता है। जैसे अगर मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करता हूँ तो 3 दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर हो जाएगा, प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर हो जाएगा, प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर हो जाएगा। 3 -1 का पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। और अगर आप इसका माइनर निकालो तो आप इसके माइनर में देख सकते हो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, 12 -6 यानी 6 हो जाएगा। फिर प्लस 0 इंटू उसका कोफैक्टर जो भी होगा वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, 0 ही आएगा। प्लस ये जो एलिमेंट 1 है इंटू इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 का पावर, ये थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, 3 + 1 4 हो जाएगा। उसके बाद ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, -12 और -4 यानी यहाँ पे -16 हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालूँ तो 3 6 या 18 हो जाएगा, ये तो 0 ख़त्म हो गया और ये -16 हो जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जो हम लोग का डिटर्मिनेंट है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। यानी ए जो है वो क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो ए इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और आप जानते हो कि ऐसे केसेस में जो x होता है वो a इनवर्स b होता है, और ऐसे केसेस में जो गिवन सिस्टम होता है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है और वो कंसिस्टेंट होता है। और ऐसे केसेस में जो गिवन सिस्टम होता है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है और वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, आपको a इनवर्स निकालना होगा और b से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो चलिए हम मतलब कि चलते हैं आगे, अपने क्वेश्चन में आगे फर्दर मूव करते हैं। 1 मिनट होल्ड करिएगा बच्चों, मैं पेज अपना ले लेता हूँ। हाँ, तो चलिए बच्चों, x = a इनवर्स b है यहाँ पे, तो मुझे a इनवर्स निकालना होगा, यही ना। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग a इनवर्स निकालते हैं। तो आपको पता है कि मैं a इनवर्स कैसे निकालूंगा। मैं a इनवर्स निकालूंगा एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a करके, ये मेरा फॉर्मूला है a इनवर्स का। अब एडजॉइंट a निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप ही बताइए। मुझे a मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं C11 निकालूँ, जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ बच्चों। अगर आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मैं कोफैक्टर अच्छे से धीरे धीरे सॉल्व करने लगा हर स्टेप बताते हुए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो C11 अगर मैं निकालूँ तो -1 का पावर 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, और अगर मैं इसका माइनर निकालूँ तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, 12 -6 यानी 6 हो जाएगा, तो ये 6 ही आएगा। उसके बाद अगर मैं C12 निकालूँ तो -1 का पावर 1 + 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और अगर मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गायब करूँ तो 0 × 6 0 -3 यहाँ पे 0 + 3 यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं C13 निकालूँ तो -1 का पावर 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कॉलम गायब करूँ तो 0 -2 यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे C21 निकालूँ तो -1 का पावर 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा, और अगर मैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गायब करूँ तो 24 -4 24 + 4 यानी 28 हो जाएगा, तो ये -28 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे C22 निकालूँ यानी -1 का पावर 2 + 2 4 निकालूँ, और यहाँ पे मेरा अगर सेकंड रो सेकंड कॉलम गायब करूँ तो 18 - 2 यानी 16 हो जाएगा, तो 16 का यहाँ पे 16 ही हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे C23 निकालूँ तो -1 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम गायब करूँ तो आप देख सकते हो सेकंड रो और थर्ड कॉलम गायब करूँगा तो 3 × -2 -6 -4 यानी -10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो आपका +10। अगर मैं यहाँ पे C31 निकालूँ तो -1 का पावर 3 + 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गायब करने के बाद -12 -4 तो -16 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो -16 ही हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं C32 निकालूँ तो -1 का पावर 3 + 2 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम गायब कर दूँ तो -9 -0 यहाँ पे -9 हो जाएगा, तो बाहर 9 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं C33 निकालूँ तो -1 का पावर 6 हो जाएगा, और अगर मैं थर्ड कॉलम गायब कर दूँ तो 6 -0 यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो बाहर 6 ही हो जाएगा। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एडजॉइंट निकालना चाहूँ
तो आपको जानते हो कि मैं सभी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के जगह पे उनका को फैक्टर रखूँगा, यहाँ पे C11 रखूँगा, फिर यहाँ पे C12 रखूँगा, फिर यहाँ पे C13 रखूँगा, फिर क्या करूँगा C13, फिर यहाँ पे C21 का वैल्यू रख दूंगा, फिर यहाँ पे C22 का वैल्यू रख दूंगा, फिर यहाँ पे C23 का वैल्यू रख दूंगा, फिर यहाँ पे C31 का वैल्यू रख दूंगा, C32 का वैल्यू, यहाँ पे C33 का वैल्यू, इसका ट्रांसपोज कर दूंगा। तो ट्रांसपोज करने के बाद आप जान रहे हो फर्स्ट कॉलम तो 6 माइनस 3 यहाँ पे -2 हो जाएगा, सेकंड कॉलम तो -28 हो जाएगा, 16 10, थर्ड कॉलम तो -16 9 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये मेरे पास वो हो गया एडजॉइंट है। उसके बाद आप जान ही रहे हो कि ए इनवर्स मुझे निकालना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ए इनवर्स अगर निकाल लूँ जो कि एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए होता है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मेरे पास 2 आ रहा था, तो चलिए निकाल देते हैं डिटर्मिनेंट। अब देखिए बच्चों, एडजॉइंट ए मेरे पास ये मैट्रिक्स आ रहा है 6 और यहाँ पे है -28, यहाँ पे है -16, यहाँ पे है -3, फिर यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 6, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट इसे डिवाइड करना है। अब डिटर्मिनेंट एक 2 आ रहा था तो मैं बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे सभी मतलब कि अब देखिए ऑलमोस्ट सेट क्या है 2, ऑलमोस्ट जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो 2 से डिविजिबल हैं, तो मैं 2 को अंदर भेज देता हूँ। 2 3 6, ये 3 हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा, यहाँ पे -8 हो जाएगा, यहाँ पे -3/2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा, ये 1 -1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया ए इनवर्स, ठीक है। तो ये मेरे पास ए इनवर्स आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है, x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू आपका यहाँ पे ए इनवर्स बी था, यही ना, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी था। तो मुझे इसमें b से ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स b है, मैं पीछे कर लेता हूँ। तो x मेरे पास क्या आ रहा है, ए इनवर्स b आ रहा है, ठीक है। ए इनवर्स, सॉरी यहाँ पे b अच्छे से लिख लीजिए, सॉरी बच्चों, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b आ रहा है। तो ए इनवर्स यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, ए इनवर्स क्या आ रहा था 3 - 14 - 8, तो यहाँ पे आ गया 3 - 14 - 8, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है -3/2 8 9/2, तो यहाँ पे -3/8 सॉरी -3/8 8 9/2 है, ठीक है। तो -3/8 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे 9/2 हो गया। उसके बाद मेरे पास -153 आ रहा था, तो यहाँ पे -15 और यहाँ पे हम लोग का 3 हो गया, ये ए इनवर्स हो गया मेरे पास। उसके बाद मैं इधर बी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या था, बी मैट्रिक्स मेरे पास था 8 3 और यहाँ पे आपका -2 था, बी मैट्रिक्स ये मेरे पास। और एक्स मैट्रिक्स मेरे पास क्या था, एक्स वाई जेड था, ठीक है। अब आप इधर इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसे कंपेयर कर दूंगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करना काफ़ी सिंपल है, फर्स्ट कॉलम 3 8 जा, मैं यहाँ पे रफ में सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। 3 8 जा 24 हो जाएगा, -14 3 जा 42 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे +16 हो जाएगा, तो 24 + 16 6 7 10 2 1 3 1 4 40 -42 यानी -2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -2 आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं फर्स्ट कॉलम तो मैंने ले लिया है, फिर मैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लूँगा ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लूँगा। तो -3/8 × 8 हो जाएगा, +8 × 3 हो जाएगा, +9/2 × -2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी आपको दिख नहीं होगा रफ में। तो 8 से 8 का जब -3 + 8 3 जा 24 हो गया, और यहाँ पे -9 हो जाएगा, तो -12 + 24 24 - 12 यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मेरा 12 हो गया, ठीक। उसके बाद अगर मैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ले लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 प्लस, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, आप ये तो सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। आप ये तो सॉल्व कर ही सकते हो, कर लेना। -8 + 15 -6, तो -14 + 15 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड ये मेरा आ चुका है, कितना आ रहा है, ये जो मैट्रिक्स है ये इसके इक्वल हो रहा है, तो मैं कंपेयर कर देता हूँ। तो x -2 हो जाएगा, y 12 हो जाएगा और z 1 हो जाएगा। दो मैट्रिक्स तब इक्वल होता है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। रुकिए मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, ये जो मैंने ये जो क्वेश्चन बनाया है उसका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। तो आंसर तो x इज इक्वल टू -2 है, z इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 3 आ रहा है बच्चों। 3 -3/8 × 8 + 8 × 3 + 9/2 × -2 -3 + 8 3 24, तो यहाँ पे हो गया -1, तो -9 -12 + 24। यहाँ पे y में कुछ गलती है,
तो हाँ बच्चों, यहाँ पे हम लोग मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। जब मैं पीछे पलट के मतलब यहाँ पे उतार रहा था ए इनवर्स, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, -3/2 आ रहा था। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, -3/8 लिख दिया है, तो यहाँ पे -3/2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। आप देख सकते हो कि मैं कितना जल्दी जल्दी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, उसी में मुझसे मिस्टेक हो गया। तो अगर मैं इसको वापस से सॉल्व करता हूँ तो मेरा गलती कहाँ हुआ होगा, मेरा गलती बस यहाँ पे हुआ होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। तो मैं इसको वापस से सॉल्व कर लेता हूँ, -3/2 इंटू 8 प्लस 8 3 जा 24, अब -9, तो 2 4 जा 8, यहाँ पे -12 -9 प्लस 24 हो जाएगा, -12 माइनस 21 प्लस 24, 24 माइनस 21 3 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, 3 ही आ रहा है, हाँ। तो यहाँ पे आपका जो होगा ना वो 3 आ रहा है। ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो यहाँ पे जो y का वैल्यू है वो 3 होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार आंसर मिला लेता हूँ। आंसर जो हम लोग का आ रहा है वो आ रहा है x का वैल्यू है -2, y का वैल्यू है 3 और z का वैल्यू है 1। तो हाँ बच्चों, यही आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए और आंसर देख लीजिए। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम हो चुका है इस वीडियो मतलब कि ऑलमोस्ट 43-44 मिनट्स का ये वीडियो बन चुका है। तो अगर मैं और भी क्वेश्चंस कराऊँ तो ये वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं अभी इसमें और क्वेश्चंस बाकी है जो मैं आपको इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कराऊंगा। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी हैं और कुछ और तरीके की क्वेश्चंस भी बाकी है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो उसके लिए मैं एक 20 to 25 मिनट्स का एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहूँगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और आप भी अपने से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा उतने ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप भी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, तभी आपका अच्छा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों, पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। तो बाय बाय बच्चों। और हाँ बच्चों, अगर आपने हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। ये सब काफ़ी मोटिवेशन देती है मुझे, ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट पढ़ा सकूँ, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बना सकूँ, उस पर लेक्चर्स बना सकूँ। तो अच्छा बच्चों, चलता हूँ, बाय।